Welcome to my YouTube channel, Engineer Satish Kumar. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद इंजीनियर सतीश कुमार में आपका स्वागत है। कल हम प्रीवियस क्लास में एक न्यूमेरिकल पढ़े थे जो हम सॉल्यूशन भी कर दिए थे। वहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें जहाँ तक समझ है। अब बात करते हैं बाबू कि उसी में हम लोग आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, उसमें ही अभी तक न्यूमेरिकल हमें पढ़ने हैं। तो देखिए आगे हम चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक बोर्ड पर न्यूमेरिकल लिखा हुआ है और हम बार बार कहते हैं कि अगर न्यूमेरिकल को आप देखकर उसके वैल्यू को अगर आप लिख देते हैं तो आपको बनाने में जो होगा वह सुविधा होगी। चलिए, तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या चीज का मान दिया है। चलिए तो देख लेते हैं बाबू। लिखा है सबसे पहले कि एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि 0.5 n के मतलब होता है नॉर्मेलिटी। जहां पर n देखें तो समझिएगा कि वह नॉर्मेलिटी का मान दिया है। चलिए तो आगे देख लेते हैं। 0.5 n सामान्य बिलियन में नमक उपस्थित है, जिसमें प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड उपस्थित है, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा प्रतिरोध 25 ओम है। तो मोलर ग्राम तुल्यांकी की गणना करें। मोलर ग्राम तुल्यांकी की कोची करे बाबू, गणना करें। चलिए तो सबसे पहले कि आपको हम कल बाबू पढ़ाए थे मोलर ग्राम तुल्यांकी। मोलर ग्राम को जो पढ़ाए थे, तुल्यांकी पढ़ाए थे। तो आप ध्यान से देखिए कि सबसे पहले कि क्या क्या दिया है मान। चलिए तो मान को हम लोग लिखते हैं। तो मान को हम देख लेते हैं। सबसे पहले कि एन अभी बताया थे कि कोची का मान देता है, नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी बराबर कितना दिया, 0.5। उसके बाद कह रहा है कि नमक उपस्थित है, जिसमें प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड उपस्थित है, जिसकी लंबाई कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो लंबाई बोलेंगे तो 20 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है कि क्षेत्रफल बोले तो एरिया, यानी ए बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा प्रतिरोध बोले तो आर बराबर 25 ओम। तो कहता है बाबू कि मोलर ग्राम तुल्यांकी की गणना करें। तो कल हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में। आप बताइए कि मोलर ग्राम तुल्यांकी को सूचित किससे किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। हम कल बताए थे बाबू लेम्डा AQ द्वारा, यानी हमको निकालना है लेम्डा AQ का मान बताना है आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लेम्डा AQ का फार्मूला होता है कप्पा गुनी का 1000 बटे नॉर्मेलिटी। कल हम लोग यहां तक पढ़े थे। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। अब बात आता है बाबू कि हमें मान दिया है वो क्या, इसमें कप्पा का आपको वैल्यू दिया है, नहीं दिया है। तो सबसे पहले आपको कप्पा का मान निकालना है। कप्पा निकालने के लिए वो आपको कप्पा का फॉर्मूला भी चाहिए। तो कप्पा को वो रिप्रेजेंट बताइए कि कप्पा बोल दिए, इसका मतलब क्या कि विशिष्ट चालकता, यानी विशिष्ट चालकता के अगर हमें फॉर्मूला पता हो तब हम कप्पा का मान आराम से निकाल सकते हैं। चलिए तो देख लेते हैं। हम बताए थे बाबू कि कप्पा का फॉर्मूला होता है 1 बटे क्या होता है, रो होता है। चलिए तो देख लीजिए, कप्पा 10 की 10। अब देखिए तो यहाँ पर 1 10 की 10। रोह का फॉर्मूला बताए थे बाबू RA/L। तो देखिए L कोची के रूप में है, भागा के रूप में, ऊपरी जाएगा तो गुना के रूप में। तो देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं L/RA लिख सकते हैं। अब हमारा फॉर्मूला सही है, अब हम मान को पुट कर सकते हैं। चलिए तो L का मान बाबू 20, R का मान 25 और A का मान कितना है बाबू, 4। चलिए तो काट देते हैं। 4 25 20, 5 25। अब मान को देखना कि क्या क्या बचा।
तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे कुछ ही बाबू 5। अब देखिए यहाँ पर भाग देना है तो आएगा बाबू 0.2। ई कोची का मान आ गया बाबू, कप्पा का मान। अब ई कप्पा का मान आप इस फार्मूला में पुट कर सकते हैं। चलिए तो देख लेते हैं बाबू। तो देखिए तो यहाँ पर लेमडा ई क्यूब जस की 10, कप्पा का मान बाबू कितना है 0.2 गुने का बाबू 1000। नॉर्मेलिटी का मान कितना है बाबू 0.5। तो देखिए तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है बाबू कितनी अंक के बाद है, 1 अंक के बाद। इसमें भी कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद। तब पॉइंट से पॉइंट को कुछ कर सकते हैं, काट दीजिए। तो ऊपर जो बचा 2 बचा। चलिए सबसे पहले लैम्डा ई क्यूब लिख दीजिए, उसके बाद बाबू ऊपर 2 बचा, यहाँ 1000 नीचे क्या है बाबू 5। अब इसी को काटना है तो ये कटेगा बाबू 200 मारते, तो 2 दूना का बाबू 400। अब इसका मात्रक क्या होता है तो ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स और क्यूब इनवर्स। ये आपका था जो बाबू आंसर आया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले की बार हमने बार बार कहते हैं कि अगर न्यूमेरिकल का अगर आप वैल्यू देखकर लिख लेते हैं तो आपको बनाने में बहुत आसानी होगी। देखिए कितनी आसानी से बन गया। एक बार देख लेते हैं कि मान क्या क्या का दिया है। हम एक बार बता दे रहे बाबू कि जहां n लगा रहे तो n के मतलब होता है बाबू नॉर्मेलिटी। क्या होता है नॉर्मेलिटी। और ध्यान से सुनिए, कह रहा है बाबू की लंबाई, तो लंबाई बाबू कोची का मान देता है, l का मान देता है सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल का मान दिया और क्षेत्रफल को कोची से डिनोट करते हैं ए से, और ए का मतलब होता है कोची बाबू एरिया, यानी ए बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है बाबू की प्रतिरोध बोले तो रेजिस्टेंस का मान बोले तो 25 ओम दिया है। अब कहता है कि मोलर ग्राम तुल्यांकी निकाले, तो मोलर ग्राम तुल्यांकी को रिप्रेजेंट लेमडा इक्यू से करते हैं, यानी लेमडा इक्यू बराबर 5। अब बात आता है बाबू कि लेमडा इक्यू का फॉर्मूला जो होता है कप्पा गुने का 1000 बटे नॉर्मेलिटी होता है। तो हमें तो कप्पा का मान दिया नहीं है, तो सबसे पहले आपको कप्पा निकाल लेना है, यानी विशिष्ट चालकता निकाल लेना है। तो कप्पा का फॉर्मूला होता है 1 बटे का रो, 1 बटे का रो। तब देखिए यहाँ पर कप्पा जस की 10, 1 जस की 10। रोह का फॉर्मूला होता है आर ए बटे का एल। तो हमने अभी बताया कि यह भागा के रूप में है, ऊपर जाएगा तो बाबू इकोची के रूप में हो जाएगा, गुना के रूप में। तब देख रहे हैं यहाँ पर कि बाबू इसको हम लिख सकते हैं कि एल ऊपर गया और नीचे क्या है बाबू आर ए। अब मान सबको पुट कर दीजिए। एल का मान है बाबू 20, तो हमने 20 लिखा। आर का मान था बाबू 25, तो 25 लिखा। और ए का मान था बाबू 4, तो हमने 4 लिखा। अब बस काटने का प्रोसेस है, तो हमने काटा 4 पचे 20, 25 बच गया 1 बटे 5, भागा दे दिया गया 0.2 आ गया। अब बात आता है बाबू कि इसको बुआरे पुट कर दीजिए इस फार्मूला में। कोची का मान इसको किया है कप्पा का, तो कप्पा का मान हमको पता चल गया क्या गया 0.2। तो लेमडा इक्यू जस की 10, कप्पा का मान आया 0.2, तो 0.2 गुने का 1000 और नॉर्मेलिटी का मान दिया है बाबू 0.5, हमने लिख दिया। अब पॉइंट से पूरे पॉइंट को खत्म कर दिए, कहा कि दोनों 1 अंक के बाद ही हैं। अब बात आता है बाबू कि लेमडा इक्यू जस की 10 जो बचा सो लिखे थे 2 जस की 10, 1000 जस की 10 और नीचे 5 बचा। अब इसको काट दिए, कितना मरते काटा 200 मरते, तो 2 दूना का 4, यानी बोले तो 400, यानी ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, इक्यू इनवर्स। ये आपका आंसर हो गया। अब बात आता है बाबू कि आज हम एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर हमें आपको कमेंट में बताना होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसको आपको अपने से नोटपैड पर बनाना है और बनाकर हमें कमेंट करें कि मेरा आंसर सही है कि गलत है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम इसको इसी क्वेश्चन में केवल चेंजिंग कर दे रहे हैं आपको 0.2, इसको कर देते हैं बाबू 5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल कर देते हैं बाबू 50 तथा प्रतिरोध कर देते हैं बाबू 100। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। 0.2 n सामान्य विलयन में नमक उपस्थित है, जिसमें पैलेटिनम का इलेक्ट्रोड उपस्थित है, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा प्रतिरोध
100 ओम है, तो मोलर ग्राम तुल्यांक की गणना करें। इस क्वेश्चन को आप आंसर हम कमेंट में देखेंगे कि आपका आंसर आता है। उतार लिए होंगे विद्यार्थी, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अब हम चलेंगे अब न्यू टॉपिक के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। मेरा टॉपिक क्या है तो ध्यान से देखेंगे। विद्युत विच्छेदन का नियम परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान से देखेंगे इसे। अब बात आता है कि विद्युत विच्छेदन का नियम क्या है। चलिए तो ध्यान से देखेंगे इसे विद्यार्थी। सबसे पहले हम जानेंगे बाबू कि विद्युत विच्छेदन का नियम किसने दिया था। तो चलिए हम जरूर बता देते हैं आपको। हम इसका जो नियम दिया था बाबू वह था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे था। माइकल फैराडे ने इस नियम को बाबू 1832 ईस्वी में दिया था और इसको इस तरह से डिफाइन किया था। कहा कि माइकल फैराडे ने 1832 ईस्वी में माइकल फैराडे ने 1832 ईस्वी में इलेक्ट्रोलाइट सेल के संबंध में एक नियम दिया था बाबू, उसी को कहते हैं विद्युत विच्छेदन का नियम कहते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि विद्युत विच्छेदन का नियम किसे कहते हैं तो आप उसे श्योरली होकर बता सकते हैं कि माइकल फैराडे ने 1832 ईस्वी में इलेक्ट्रोलाइट सेल के संबंध में एक नियम दिया था जिसे विद्युत विच्छेदन का नियम कहते हैं। अब बात आता है बाबू कि नियम क्या दिया था, तो ध्यान से देखते हैं। जो बात हम बोले बाबू उस बात को हमें लिखवाने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, इसे आप अपने से लिख सकते हैं क्योंकि हमने बोल चुका है। अब बात आता है बाबू कि नियम क्या था, उस नियम को हम लिखेंगे भी और समझाएंगे भी। ध्यान से देखेंगे बाबू। नियम था कि फैराडे का फर्स्ट नियम, फैराडे का फर्स्ट नियम, फैराडे का फर्स्ट नियम। फैराडे का फर्स्ट नियम क्या कहता है, इसे ध्यान से देखेंगे। परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसी कारण इसको ध्यान से देखेंगे। अब बात आता है कि इसे डिफाइन कैसे करनी है। ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा होने किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला पदार्थ का भार, पदार्थ का भार किसी विलयन में प्रवाहित होने वाला आवेश प्रवाहित होने वाला आवेश के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है जिसे फैराडे का फर्स्ट नियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात
W समानुपाती Q। इसको समझिए कि W समानुपाती Q कहाँ से हम लिखे, चलिए एक बार देख लेते हैं। कहता है फैराडे का कौन नियम बाबू, फर्स्ट नियम। तो ध्यान से देखिए, किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला पदार्थ का कोची बाबू भार, भार को बोलते हैं वेट, वेट बोलेंगे तो भार। एक मतलब ये हुआ कि भार को हमने रिप्रेजेंट किया है कोची से बाबू, W से। आगे कहता है कि भार किसी बिलियन में प्रवाहित होने वाला कोची बाबू आवेश, आवेश बोलेंगे तो Q के कोची होता है, समानुपाती होता है, जिसे हम लोग फैराडे का कौन नियम कहते हैं, फर्स्ट नियम कहते हैं। कोची कहते हैं, फर्स्ट नियम कहते हैं। अर्थात बाबू W समानुपाती Q, W समानुपाती Q। तो आपने 10th क्लास में गुआरे Q का एक फॉर्मूला पढ़े थे। Q बोले तो आवेश, और आवेश का एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि Q बराबर होता है IT। तो ध्यान से देखेंगे बाबू, इस समानुपाती को चिन्ह को हटाना है, तो W जस की 10। अब ध्यान से देखेंगे कि समानुपाती के चिन्ह हटता है तो चिन्ह आता है बराबर का, और बराबर जब आता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो ध्यान से देखिए, कांस्टेंट के रूप में हम यहाँ लिखे बाबू Z, और अब ध्यान से देखिए तो क्या लिखा हुआ है Q। तो Q का फॉर्मूला कुछ होता है IT, तो यहाँ लिखना है IT। यहाँ तक किसी को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, उसके बाद इसको हम मिटा देंगे। चलिए ध्यान से देखते हैं बाबू कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला पदार्थ का भार किसी बिलियन में प्रवाहित होने वाला आवेश के कुछ होता है बाबू, समानुपाती होता है, जिसे फैराडे का कौन नियम कहते हैं, फर्स्ट नियम कहते हैं। अब बात आता है कि अर्थात W समानुपाती Q, W समानुपाती Q। अब ध्यान से देखिए तो बाबू W जस की 10 हमने भी बताया था कि समानुपाती के जब चिन्ह हटता है तो चिन्ह आता है बाबू कोची का, बराबर का। अब ध्यान से देखिए कि बाबू जैसे ही वो बराबर का चिन्ह तो कांस्टेंट के रूप में Z लिए हैं, और Q का हमने यहाँ फॉर्मूला बताया I गुने कोची T, यानी I कोची बाबू T। अब ध्यान से सुनिए तो इस सब का मतलब समझते हैं कि मतलब क्या होता है। तब वो ध्यान से देखो तो W के मतलब अभी बताए थे अभी बाबू कि पदार्थ का कोची होता है भार, तो हमने यहाँ लिखेंगे कि पदार्थ चलिए लिख सकते हैं पदार्थ का भार। चलिए अब ध्यान से सुनिए Z, तो Z के मतलब होता है बाबू फैराडे नियतांक। I के मतलब आप जानते होंगे धारा होता है, और T के मतलब समय। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लीजिए एक बार फिर से, W बोलेंगे तो पदार्थ का भार, Z बोलेंगे तो फैराडे नियतांक, I बोलेंगे तो धारा, और T बोलेंगे तो समय होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट नियम की ओर। नेक्स्ट नियम क्या था इसे ध्यान से देखेंगे। फैराडे का सेकेंड नियम, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, बार बार करें कि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखेंगे फैराडे का सेकेंड नियम, ये कहता है बाबू जब दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोलाइट सेल को श्रेणी क्रम में जोड़कर समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है,
पदार्थ पर जमा होने वाला भार तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। जब दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोलाइट सेल को श्रेणी क्रम में जोड़कर समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो पदार्थ पर जमा होने वाला भार तुल्यांकी भार के कुछ होता है बाबू, समानुपाती होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक वर्ड बोला है, कह रहा है कि दो या दो से अधिक, यानी कम से कम आपको इलेक्ट्रोलाइट्स जो सेल लेना है, दो लेना है। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, हम दो इलेक्ट्रोड को लेने वाले हैं। यहाँ पर माना कि इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला भार W1 तथा W2 है तथा तुल्यांकी भार A1 तथा A2 है। अभी भी यह पूरा नहीं हुआ है, इसे गौर से देखेंगे बाबू। कहा कि माना कि इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला भार W1 तथा W2 है तथा तुल्यांकी भार A1 तथा कुछ है बाबू A2 है। चलिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपने कहा है कि पदार्थ पर जमा होने वाला भार तुल्यांकी भार के कुछ होता समानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ पर W1 बटे कुछ लिखिएगा W2 समानुपाती, अब लिखना है बाबू कि A1 समानुपाती A2। आप देखिए तो फैराडे के बुआरे फर्स्ट नियम पढ़े थे तो उसमें एक W का फॉर्मूला आया था। W का फॉर्मूला को जी लिखे थे तो ZIT लिखे थे। अब नीचे भी W है तो यहाँ पर भी होगा ZIT। अब यहाँ कुछ का चिन्ह समानुपाती A1 बटे A2। अब जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, तो E से E कुछ हो जाएगा बाबू, कट जाएगा। तो काटते नहीं, इसको खाली समझा जाता है कि हमने कुछ कर दिया, इसको काट दिया। तो देखो तो बाबू यहाँ पर जो कै गो जेड है बाबू, दो गो, तो हम इसको लिखेंगे एगो। यहाँ कुछ का चिन्ह समानुपाती का, इसको भी बाबू यहाँ पे दो गो, तो कै गो लिखेंगे, एक बार। आपका हो गया बाबू जेड समानुपाती ए। चलिए एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। अब आपका पूरा होता है फैराडे का सेकंड नियम। चलिए इसको बार देख लीजिए। जब दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोलाइट सेल को श्रेणी क्रम में जोड़कर समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो पदार्थ पर जमा होने वाला भार तुल्यांकी भार के कुछ होता है बाबू, समानुपाती होता है। इतना अगर छोड़ देते हैं तो बाबू आपको परीक्षा में नंबर नहीं देगा, क्योंकि इसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर आकर होता है। अब कहता है बाबू कि माना कि इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला भार W1 तथा कुछ है बाबू, ये कहां से लिखे, तो आपने बुआरे फैराडे के सेकंड नियम में बोला कि जब दो या दो से अधिक, यानी कम से कम आपको इलेक्ट्रोलाइट जो सेल है दो लेना है। तो हमने देखिए यहाँ पर लिखा है कि इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला जो मेरा भार है वह है W1 तथा कुछ है W2 है। आगे कहते हैं आप कि पदार्थ पर जमा होने वाला जो भार है वो बुआरे केकर समानुपाती होता है, तो तुल्यांकी भार के। तो अब देखिए समानुपाती। अब बात आता है कि कहें तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार को यहाँ पर जो रिप्रेजेंट E1 से किया गया है तो कम से कम क्या को लेना है, दो को। तो हमने एक E1 लिया और एक E2 लिया, जिसको कौन कर दिया बाबू हम, समानुपाती, यानी W1 बटे W2 समानुपाती E1 बटे E2।
अब आता है कि W1 का बाबू फार्मूला हम लोग पढ़े हैं फैराडे के फर्स्ट नियम से, यानी W का फार्मूला। तो W का फार्मूला होता है ZIT, और नीचे भी है W, तो इसका भी फार्मूला ZIT। जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, तो IT कुछ हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन इसको हम समझेंगे कि कुछ काट दिए, इसको काट दिए। तो यहाँ पर केवल कुछ ही बचेगा बाबू Z, और यहाँ पर भी क्या बचेगा Z। तो ये दोनों में से यहाँ पर एक का लिखते हैं, और यहाँ पर भी 2 है बाबू, तो यहाँ पर भी क्या को लिखेंगे, ए को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए को लिख लिए, और यहाँ पर से वो E1 है और E2 है, तो इसमें से भी ए को लिखेंगे, यानी Z जो समानुपाती होगा E होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलते हैं बाबू, थोड़ा सा एक छोटी सी पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, जो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है परीक्षा में कि 1 फैराडे बराबर कितना कूलम होता है। 1 फैराडे बराबर कितना कूलम होता है, तो 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई पूछ दिया आपसे बाबू कि 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है, कैसे होता है, तो आप उसको बता सकते हैं कि 1 फैराडे बराबर लिखना है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुना एवोगाड्रो संख्या। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 होता है, और पता होना चाहिए कि एवोगाड्रो संख्या का मान 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। जब इसको हल कीजिएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 96,500 कूलम। तो आप कोई अगर पूछे तो आप उसको शॉर्टली तरीका में इस तरह से उसको समझा सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप ध्यान से सुनिए, अगला में हम चलेंगे बाबू फैराडे से संबंधित न्यूमेरिकल। तो आज का सेवा हमारे यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद। Thanks for watching my YouTube channel Chemistry with Engineer Satish Kumar.